भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 49 साल पहले जून की 25 तारीख को देश ने आपातकाल की घोषणा सुनी थी। इमरजेंसी की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया तो पहली बार तमाम विरोधी दल मतभेद भुलाकर एकजुट हुए। जयप्रकाश नारायण की पहल पर 10 से ज्यादा दल साथ आए और जनता पार्टी का गठन हुआ। इसमें भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट पार्टी समेत 10 से ज्यादा दल साथ थे। जनता पार्टी गठबंधन ने 298 सीटें जीतकर सरकार भी बनाई, लेकिन पहले साल से ही आपसी मतभेद इस कदर हावी हुए कि 3 साल में ही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग विफल हो गया। उन्नीस 1977 का जो जनता पार्टी का गठबंधन था वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते फेल हुआ था। एक बहुत बड़ी लड़ाई इंदिरा गांधी से उस समय कई लोगों ने, नेताओं ने मिलकर लड़ी थी और जनता पार्टी अनूठा प्रयोग था जिसमें कि भाजपा भी थी, जिसमें वाम दल भी थे, विभिन्न तरह की विचारधाराओं और विभिन्न व्यक्तित्वों के नेता उसमें शामिल थे। वो चलता तो वो आइडियोलॉजी से नहीं बिखरा। चौधरी चरण सिंह को लगता था कि मोरारजी भाई गलत प्राइम मिनिस्टर बन गए, जगजीवन राम को भी लगता था कि गलत प्राइम मिनिस्टर बन गए और इसीलिए चौधरी चरण सिंह पर कांग्रेस ने हाथ रखा और वो उधर चले गए। जनता पार्टी का प्रयोग फेल हुआ तो कई घटक अलग अलग हो गए। उधर चुनाव के बाद इंदिरा की सरकार बन गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और फिर से हुए चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड सीटें मिली। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी वो 1989 के चुनाव में 197 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक हार की वजह रहा बोफोर्स घोटाला, जिसे जन जन तक पहुंचाने में वीपी सिंह की जोरदार मुहिम कामयाब रही। सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री की थ्योरियों के अनुसार काम करूं कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करूं। वीपी सिंह ने बोफोर्स को राजनीतिक मुद्दा बनाया, चुनाव जीते और सरकार बनाई। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और रखूंगा। लेकिन उनके पीएम बनने की घटना नाटकीय थी। चुनाव परिणाम के बाद ओडिशा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने सबके सामने कहा कि अगर वीपी सिंह नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं ही लड़ूंगा। इस किस्से का जिक्र संतोष भारतीय ने अपनी किताब में यूं किया है। अरुण नेहरू ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले बीजू पटनायक को तैयार किया और उसके बाद देवीलाल को। उनकी योजना थी कि हम चंद्रशेखर से कहेंगे कि हम वीपी सिंह की जगह संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित करेंगे। इस योजना का दूसरा हिस्सा वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों से छिपा गए कि जब देवीलाल को विजयी घोषित किया जाएगा तो वो अपनी तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर देंगे। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ और वीपी सिंह पीएम बने। जनता दल की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें जनता दल, भारतीय कांग्रेस समाजवादी, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसी तमाम पार्टियां शामिल थी। राष्ट्रीय मोर्चे को कुल 143 सीटें मिली थी। उसने बीजेपी की 85 और लेफ्ट के 33 सांसदों के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति के बीच लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिर गई। इसके बाद 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस से समर्थन लेकर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 6 महीने ही पीएम रह पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ किसके साथ लड़ रही है? हमारे साथ लड़ रही है। किसके साथ लड़ रही है? और इसलिए आप हमारी, आपका तो पता भी नहीं मिलेगा।
अगली बार पोस्टपोन आ जाए ना तो चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आप में से आधे लोगों का तो सब बेरंग वापस जाएगा कि पता गलत है। ये नॉर्थ यूपी में भी नहीं रहते, साउथ यूपी में भी नहीं रहते, इसलिए उसकी चिंता मत करिए आप। आगे क्या होना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल चली, लेकिन फिर 1996 में बीजेपी जब सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो 161 सीटों के बावजूद बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसे जरूरी सहयोगी नहीं मिले। और इस मौके का फायदा विपक्ष में बैठे उन दलों ने उठाया जो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। उस चुनाव में जनता दल ने 46 सीटें जीती थी। कई पार्टियों ने मिलाकर यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया और देवेगौड़ा पीएम बने। देवेगौड़ा के पीएम बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उस वक्त फिर बात उठी कि वीपी सिंह को पीएम बनाया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और वो भी कम इच्छुक थे। ज्योति बसु का नाम भी सामने आया, लेकिन उनकी पार्टी ही नहीं मानी। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव हुआ, लेकिन उन्होंने सीएम होने का हवाला देकर मना कर दिया। इसके बाद जीके मूपनार के नाम पर चर्चा हुई, जिन्होंने तब टीएमसी बनाई और उसमें चिदंबरम भी उनके साथ थे। 2-3 दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। आखिर में देवेगौड़ा का नाम सामने आया। आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा पीएम बन गए, लेकिन ज्यादा दिन पीएम रह नहीं पाए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष सीताराम केसरी से उनकी नहीं बन पाई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। फिर नया नेता खोजा गया। इस किस्से का जिक्र लालू यादव की बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में भी है, जिसके मुताबिक दिन भर चली मीटिंग के दौरान किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। रात में गुजराल मीटिंग छोड़कर सो गए। इस बीच उनका चयन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने उन्हें नींद से जगाकर यह कहा कि उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री पद संभालना है। ये सुनते ही गुजराल ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। इस तरह गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को देश के 12वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यह सरकार भी 11 महीने ही चल पाई। दरअसल वो दौर अस्थिर सरकारों और अजीबोगरीब गठबंधन का था, जो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाने तक जारी रहा। आज तक ब्यूरो।